जय हिंद बच्चों, मैं अभिजीत आपका बड़ा भाई फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। आई होप सो मेरी पिछली वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए और मुझे और सपोर्ट दीजिए जिससे मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था जो इंपॉर्टेंट केमिकल्स थे हमारे जो NaCl से बनते थे, उसमें कास्टिक सोडा हमारा कवर हो चुका है। सेकेंड है हमारा वॉशिंग सोडा। अब पहले देख लेते हैं वॉशिंग सोडा होता क्या है। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो वो क्या हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। मतलब कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। ये हमारा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, कॉमनली नोन एज सोडा ऐश भी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है हमारा, 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप ये है अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। एक ठंडा और कंसंट्रेटेड, मतलब कि NaCl ज़्यादा होगा पानी में, कम पानी में ज़्यादा NaCl, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज रिएक्टेड विद अमोनिया। इसको रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। NaCl को रिएक्ट कराएंगे, पानी तो उसमें रहेगा ही, H2 रहेगा, और रिएक्ट करवाएंगे इसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ NH3। तो क्या बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, NaHCO3 बनेगा, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट को रिएक्ट करवाएंगे, सॉल्यूशन रहेगा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और अमोनिया के साथ क्या बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो NaHCO3 जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, ये पानी में बहुत ही स्लाइटली डिजोल्व होगा, मतलब ये बिल्कुल स्लाइटली डिजोल्व होगा, तो ये एज अ प्रेसिपिटेट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे हीट से, इसको डिकम्पोज करेंगे। अब इसको हीट हम देते हैं NaHCO3 को, तो ये हमारा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा ऐश। और क्या मिलेगा हमें CO2 और H2, ठीक है। अब ये जो एनहाइड्रस सोडा ऐश हमें मिला है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिजोल्व इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज, ठीक है। इसको डिजोल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे और दोबारा से रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा ये, और हमारा क्या बन जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो इसको Na2CO3 को रिएक्ट करवाएंगे हम 10H2O के साथ, और हमारा क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O। यहाँ 10H2O जो है ये क्रिस्टल्स ऑफ वाटर है, तो ये क्या बन गया हमारा वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है वॉशिंग सोडा की। फर्स्ट है हमारा इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट रहेगा, बिल्कुल आर पार देख सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंड है हमारा इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्वेबल है। कुछ ही ऐसे जो हमारे मेटल कार्बोनेट से जो पानी में डिजोल्वेबल है उनमें से एक हमारा Na2CO3.10H2 मतलब वॉशिंग सोडा है। थर्ड है हमारा इट मेक्स एन एल्कलाइन सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। पानी में जब हम इसको डिजोल्व करते हैं तो ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा इट हैज़ डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़, जैसा कि इसका नाम ही वॉशिंग सोडा है, तो इसमें क्या है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको कपड़े को धोने के काम में आता है। इट रिमूव्स डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। अब यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा हम देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या हैं वॉशिंग सोडा के।
फर्स्ट है हमारा इट इज़ यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है, घर में जो हम कपड़े धोते हैं उसमें इसका यूज होता है वॉशिंग सोडा का। और इट इज़ यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ ड्राई सोप पाउडर, जो आपके घर में वॉशिंग पाउडर होता है उसमें एज अ कंपोनेंट ये यूज होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, कुछ जगहों पे जो पानी होता है उसमें झाग नहीं हो पाता है, ठीक है, वहां पर वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटा देता है और फिर से हमें झाग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, पानी में। थर्ड है हमारा इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ग्लास बनाने के यूज में आता है, सोप बनाने के यूज में आता है और पेपर बनाने के यूज में आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम कंपाउंड है, उसको बनाने में भी ये यूज होता है। अब हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसको हम समझ लेते हैं बेकिंग सोडा क्या है। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम केमिकली नेम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, बनाते कैसे हैं, ये हम समझ लेते हैं। अ कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है हमारा NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट, विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसको, सोडियम क्लोराइड को, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसा कि आपको याद होगा कि जो वॉशिंग सोडा हमने बनाया था उसमें जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वॉशिंग सोडा बनाने का, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही था हमारा, ठीक है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। NaCl को रिएक्ट करवाएंगे अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो हमारा बनेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और ये अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, हमारा क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और NH4Cl बन गया, ठीक है। ये हमारा बेकिंग सोडा बन गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा हम देख लेते हैं। बेकिंग सोडा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है हमारा इट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स, जो उसके क्रिस्टल्स का कलर होता है वो व्हाइट होता है, विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्पेरिंगली मतलब कि बहुत कम अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड बेस है मतलब कि कोरोसिव नेचर नहीं होगा इसका, बहुत ही माइल्ड है, मतलब अगर कपड़े पे गिर जाता है, आपके हाथ पे गिर जाता है तो इससे कोई भी इरोजन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर इज माइल्डली एल्कलाइन। जो इसका अगर इसको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं, पानी के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं H2O के साथ, तो वो क्या होगा, माइल्डली एल्कलाइन होगा, ठीक है, मतलब हाई एल्कलाइन नहीं होगा, माइल्डली एल्कलाइन होगा। फोर्थ है व्हेन इट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको अगर हीट करते हैं हम तो ये किसमें ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है, सोडियम कार्बोनेट और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है हमारा इट इज यूज एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। मेडिसिन में यूज होता है एज अ एंटासिड, किसको, एसिडिटी को हटाने के लिए हमारे स्टमक में। हमारे स्टमक में क्या होता है, जब एक्सेसिव एसिड बन जाता है तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा बेकिंग सोडा एक बेस है, तो उस एक्सेसिव एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और उससे हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो इसको यूज करते हैं हम एज अ एंटासिड इन मेडिसिन। सेकेंड है हमारा इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज्ड इन केक्स, ब्रेड एक्सेट्रा। बेकिंग पाउडर जिसका यूज किया जाता है केक्स और ब्रेड बनाने में, ठीक है, उसमें इसका यूज होता है। अब ये ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग चीज है। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 सिंपल। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड का, ठीक है। बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड मतलब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा बेकिंग पाउडर बनाते हैं।
अब बेकिंग पाउडर वर्क कैसे करता है, जो हमारे ब्रेड या हमारा जो केक्स बनता है उसमें काम कैसे करता है। अब जैसे हम उसको पानी के साथ जब डो में मिक्स करते हैं, उसके बाद जब हम उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा किस में ब्रेक होता है, सोडियम कार्बोनेट में, एनहाइड्रस में, और उसमें से CO2 गैस निकलती थी हमारी। अब ये CO2 गैस जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। ट्रैप होने की मतलब वो उसमें से इवॉल्व नहीं हो पाती है, तो क्या होगा, उसमें बबल्स बन जाते हैं। तो उस बबल्स की वजह से उसमें स्पॉन्जीनेस आ जाता है और वो फ्लफी बन जाता है, ठीक है। और इसमें जो टार्ट्रिक एसिड का यूज करते हैं हम, टार्ट्रिक एसिड का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बेकिंग पाउडर जो हमारा है, इसमें हमने बेकिंग सोडा यूज किया है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, क्योंकि एक बेस है, ठीक है, कड़वा टेस्ट होगा। तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। इसका न्यूट्रलाइजेशन इस बेस का ये एसिड कर देता है, तो इससे हमें वो बिटर टेस्ट नहीं लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट हमारा हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, ठीक है। सोडा एसिड जो एक्सटिंग्विशर्स होता है वो होता क्या है, इसको समझते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह कैसे काम करता है इसमें, ठीक है। अब एक हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसमें एक ट्यूब अटैच्ड होती है, यहाँ पर एक कैप होता है, उसको सील्ड पैक किया होता है, इसमें कोई भी दूसरी चीज या ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये ट्यूब और यहां से ये अटैच्ड होती है एक नोजल के साथ, ये नोजल है हमारी, ठीक है, जिससे निकलेगा। थ्रेड है हमारा, इसमें एक थ्रेड अटैच्ड है। ये हमारा इग्निशन ट्यूब है, इसको इग्निशन क्योंकि ये इग्नाइट करेगा, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है हमारे ट्यूब में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और इसमें NaSCO3। अब ये क्या होता है, जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं ट्यूब को, तो ये ट्यूब का जो वायर होता है यहां से कट जाता है और ये इसके साथ नीचे गिरता है। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिएक्ट कर देता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर देता है। तो जब भी एसिड और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वो क्या करती है, प्रेशर के साथ इस लिक्विड को बाहर निकालती है। तो जैसे भी हम किसी भी जलती चीज में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ये लिक्विड खूब सारा उसके ऊपर गिर जाएगा और उसमें CO2 की लेयर, दोनों की लेयर एक ब्लैंकेट का काम करेगी और ऑक्सीजन को कट कर देगी। तो ऑक्सीजन कट हो जाएगा तो वो अपने आप बर्निंग जो होगा वो बंद हो जाएगा। अब हमारा इंपॉर्टेंट केमिकल है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला है इसका CaOCl2। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब इसका प्रिपरेशन समझते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर हमारा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है। क्लोरीन गैस को पास करवाएंगे किसके ऊपर, ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसको जब क्लोरीन गैस के साथ पास कराएंगे या रिएक्ट करवाएंगे बोल सकते हैं, तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। और यही हमारा क्या है, ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। प्रॉपर्टीज क्या क्या है ब्लीचिंग पाउडर की। फर्स्ट है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसका कलर वाइट होगा और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इसमें से आएगी। सेकेंड है हमारा, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में सोल्यूबल होगा। इसमें कुछ स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन होगा, रह जाता है, वो हमारा लाइम होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा, इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। CaOCl2 को रिएक्ट करवा रहे हैं हम H2SO4 के साथ, ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमारा बनेगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4। इसमें Cl2 गैस इवॉल्व होगी और हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो Cl2 गैस इवॉल्व होगी ये एक्ट करेगी एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम एन कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक इट कलरलेस इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं। तो क्लोरीन गैस जो होती है वो हमारी ब्लीचिंग एजेंट होती है। अब यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर हम देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट है हमारा, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने में इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में जो वॉश क्लोथ्स होते हैं उनको भी ब्लीच करने के काम में आता है। सेकेंड है, इट इज यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई।
जो पीने वाला पानी होता है उसमें ऐसा डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है और वो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है। थर्ड है हमारा इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है क्लोरोफॉर्म, उसमें भी इसका यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। जो ऊन होता है उसमें जो सिकुड़न ना है उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केमिकल जो इंपॉर्टेंट केमिकल है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको हम कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। केमिकल नेम इसका है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, या इसको हम कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ये जो हाफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो अब प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हम देखेंगे कि इसको प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन उससे पहले कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, क्योंकि ये जिप्सम को हीट करके बनता है और वो जिप्सम जो था वो पेरिस से हमें मिलता था, ठीक है। वो मेनली हमें पेरिस से मिलता था जिप्सम, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। अब इसका प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। जब जिप्सम को हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब जाके हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। CaSO4.2H2O, ये हमारा जिप्सम है, इसको हीट करेंगे कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं पीओपी, ठीक है। तो जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अलग हो जाएंगे। अच्छा, इसमें इसमें और रहेगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि इसका जो टेम्परेचर है इसको हमें बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ये ऊपर नहीं होना चाहिए या नीचे नहीं, या बिल्कुल करेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। अगर ये बाई चांस 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो ये क्या होगा, ये हाफ मॉलिक्यूल्स भी इसमें से चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये एनहाइड्रस हो जाएगा। अगर ये एनहाइड्रस हो जाएगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट नहीं होगा पानी देने के बाद, ठीक है। अब क्योंकि हमारे लिए इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि ये हाफ H2O जो है ये पॉसिबल नहीं है हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लेना। हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई देंगे पूरे रिएक्टेंट में। 2 का मल्टीप्लाई दिया CaSO4.2H2O, इसमें मल्टीप्लाई देंगे। टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, और हमारा इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा प्लस 3H2O। ये भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो या ऐसे हम बोले CaSO4.12H2O या 2 CaSO4.H2O, बात एक ही है। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। फर्स्ट है हमारा इट इज अ वाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो वाइट इन कलर होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में रहता है। सेकेंड है इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। जैसे इसमें हम पानी डालते हैं तो कुछ देर बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, ठीक है। वैसे पाउडर फॉर्म में रहता है, जैसे इसमें वाटर हम डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ये हार्ड मास हो जाता है एकदम, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ये 1.5 H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, और क्या करता है, दोबारा ये जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम हमारा हार्ड होता है बिल्कुल, तो ये दोबारा जिप्सम बन जाता है,
ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप जरूर नोट करके रखिए कि कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखिए तो उसको एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस आपके एयर में मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाएगा। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू एंश्योर द करेक्ट हीलिंग। हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए। जैसे हमारी हड्डी टूटती है तो उसके ऊपर हमारा प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर इसलिए किया जाता है कि वो बोन जो है अपनी पोजीशन पे रहे और जिससे वो ठीक तरीके से जुड़ पाए, ठीक है, वहाँ इसका यूज होता है। सेकेंड है हमारा, इट इज़ यूज इन मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में यूज होता है। आपने कुछ मूर्तियाँ भी देखी होंगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं। डेकोरेटिव मटेरियल्स, कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स भी बनते हैं। कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड चौक, जो हमारी ब्लैक बोर्ड चौक यूज होती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। कास्ट ऑफ स्टैचूज, कास्ट ऑफ स्टैचूज का मतलब हो गया खांचे, जिस खांचे में जैसे डाल के कुछ मूर्ति वगैरह बनाई जाती है तो वो खांचे भी किसके बने होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। थर्ड हमारा, इट इज यूज एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। ये एक फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है। थर्ड है हमारा, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपरेटस वेयर एयरटाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। जहां एयरटाइट अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है हमारी केमिस्ट्री लैबोरेटरीज में, वहां भी इसका यूज होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें एयर पास ना हो पाए, ठीक है। फिफ्थ है हमारा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्फेसेस लाइक वॉल्स ऑफ हाउस स्मूथ, ठीक है। जो हमारी वॉल्स ऑफ जो पुट्टी की जाती है, पेंटिंग से पहले जो पुट्टी की जाती है वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे कि वो स्मूथ हो जाए वॉल हमारी पेंटिंग से पहले। और क्या होता है, फॉर मेकिंग डिजाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ द हाउस, और जो फॉल सीलिंग वगैरह बनती हैं या डिजाइन जो बनते हैं सीलिंग के ऊपर हमारे, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इसको समझते हैं क्या है। द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्ट हो जाते हैं स्ट्रक्चर का, किसके, सॉल्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाते हैं, अलग नहीं रहेंगे। इसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये कभी भी सॉल्ट आप ये मत सोचिए कि वेट होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस मॉलिक्यूल का पार्ट हो चुका है, ठीक है। इस क्रिस्टल का ये पार्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जिन सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बोलते हैं। अब इसमें सेकंड है हमारा पॉइंट, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट देयर शेप और इम्पार्ट्स देम कलर। जो सॉल्ट का शेप होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो शेप होता है वो भी डिफाइन करता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। और जो कलर आता है तो कलर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट 0.5H2O, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है। इसका कलर ब्लू किसकी वजह से होगा, इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होगा। सेकंड है हमारा फेरस सल्फेट FeSO4 0.7H2O, और इसकी वजह से इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। यहाँ पेंटा स्टैंड्स फॉर 5, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा स्टैंड्स फॉर 7, ठीक है। या जैसे Na2CO3.10H2 होता है तो वहाँ डेकाहाइड्रेट हो जाएगा, तो डेका स्टैंड्स फॉर 10, ठीक है। अब इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। टॉपिक है हमारा एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेशन सॉल्ट। हीट का क्या इफेक्ट होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के ऊपर, ठीक है। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली, जब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहले तो जो उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनको लूज कर देते हैं, एंड ऑल्सो लूज देयर रेगुलर शेप और कलर, ठीक है। और कलर, जो उनका रेगुलर शेप होता है या कलर होता है उसको भी ये लूज कर देते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट CaSO4 0.5H2O को जब हम हीट देंगे, ठीक है, तो ये CaSO4 + 5H2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या बन गया, ये एनहाइड्रस सॉल्ट बन गया। अब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स चले गए तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट हो गया। और इसका जो कलर होता था, ब्लू कलर जो होता था, वो क्या हो जाएगा, वाइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लू कलर था वो किसकी वजह से था, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से था। तो जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से हट जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए और पूरी वीडियोस देखिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मुझे और सपोर्ट मिले और मैं डेली अपडेट्स आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।